Good evening, Adarsh. Good evening, sir. Okay, so we'll start today's class, Adarsh. ठीक है. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझा था. इनहेरिटेंस का डेफिनेशन, पर्पस, बेनिफिट, हाउ इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किए थे. और वहां पे हम लोग सिंपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस देखे थे एक कोड के साथ. फिर से एक बार रिकॉल करते रहे हम लोग अभी भी, या आज का भी जो प्रोग्राम करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का, उसमें हम लोग पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बेसिस पे ही बनाएंगे. ठीक है. वंस वी get to understand each type of inheritance, only then we will shift our focus from uh, public to private or protected. तो आज हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का हम लोग कल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखे थे, जहाँ पे मिनिमम 3 क्लासेस होंगे, जहाँ पे क्लास ए, बी और सी लेट से हम लोग अज्यूम कर रहे हैं. और ए इज द पेरेंट क्लास ऑफ क्लास बी, एंड एट द सेम टाइम क्लास बी इज द पेरेंट क्लास ऑफ क्लास सी. तो ये हम लोग का रिलेशनशिप बन रहा है. इसमें हम लोग क्लास ए को बेस क्लास मान सकते हैं, क्लास बी को हम लोग इंटरमीडिएट क्लास मान सकते हैं, और क्लास सी को हम लोग सब क्लास मान सकते हैं. ठीक है. तो बेस क्लास, इंटरमीडिएट क्लास एंड सब क्लास, ये 3 नेमिंग कन्वेंशन हम लोग को इसमें मिलने वाला है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में. ठीक है. तो कल जो हम लोग कोड जिस तरह से बना रहे थे वैसे ही बिल्डअप करेंगे, और उसमें बस एक नया क्लास ऐड करने का कोशिश करेंगे. ठीक. हम एक चीज क्लियर कर देना चाह रहे हैं, ऑल्दो यू माइट बी बिलीविंग के ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन सर आप बना रहे हैं, जिसमें एक वेरिएबल लेते हैं क्लास के अंदर, एक फंक्शन लेते हैं और उस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करा के दिखा दे रहे हैं. The idea is to make you aware about how this relationship is working or is looking like. स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाए, लॉजिक जो है वो हम लोग पहले जैसा बना रहे थे, लूप्स का, फंक्शंस का, कंडीशंस का, वो सब में कोई चेंजेस नहीं आएगा. अगर कोई क्वेश्चन उसी के पर्सपेक्टिव से पूछता है और फिर बोलता है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के थ्रू बनाओ, लॉजिक में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला है. आप वही लूप लगा रहे थे पहले भी विदाउट इनहेरिटेंस, विद इनहेरिटेंस भी आप वही लूप लगाओगे, वही कंडीशन पहले भी टेस्ट हो रहा था, वही कंडीशन अब भी टेस्ट होगा. But the only difference that will be reflected over here is that कि जिस
लॉजिक को हम लोग प्लेन टेक्स्ट पे या नॉर्मली लिख रहे हैं, जैसे लॉजिक को ही डिफाइन करके प्रोग्राम जज कर रहे थे। अब उसको डिकम्पोज कर दिया जा रहा है और उसको इक्वल सेक्शंस या इक्वल वेटेज में लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमॉन्ग्स द क्लासेस। तो हो सकता है कि उस लॉजिक के रिगार्डिंग कुछ इनपुट जो होगा वो किसी एक क्लास के अंदर लिए होंगे, उस लॉजिक को काम करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो किसी दूसरे क्लास में बिलोंग कर रहा होगा, और उस रिजल्ट को टेस्टिफाई करने के लिए कोई थर्ड क्लास हम लिए होंगे। तो डेटा को अगर हम लोग इस तरह से डिसइंटीग्रेट कर देते हैं और उसको डिफरेंट क्लासेस में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या बोलता है कि भाई आप अपने क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बना लो, तभी ना डेटा ट्रांसफर हो पाएगा। एंड देयर कम्स द यूज ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, मेन मेथड को वैसे ही छोड़ देते हैं। We'll start with a class A, क्लास हम लोग पब्लिक कीवर्ड के थ्रू चले थे, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग इंट ए एक वेरिएबल है, शो ए फंक्शन है ना, शो ए। ठीक है, दिस कंप्लीट आवर क्लास ए। आई थिंक क्लास में भी हम लोग इसी तरह का यही चीज लिखे थे, एक वेरिएबल था, एक फंक्शन था। नो माइंड, क्लास बी इज गोइंग टू बी आवर इंटरमीडिएट क्लास। और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास बी कोलोन वी हैव टू प्रोवाइड द एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, किसको एक्सेस कर रहा है, क्लास ए को, राइट। ना अब इसके अंदर हम लोग फिर से एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक ही रख रहे हैं और इसके अंदर का खुद का लोकल वेरिएबल बनाते हैं, क्लास वेरिएबल बनाते हैं, सॉरी, इंट बी एंड अगेन void शो बी फंक्शन। I'll simply copy and paste it, इतना क्यों लिखे। Just hold on.
ओके, अदर कोड विंडो विजिबल है अभी भी? Yes, sir. फाइन। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का बी नाम से चेंज कर देते हैं। हो गया, सेम से रेप्लिकेट हो गया हमारे पास क्लास बी में भी। नाउ आई नीड टू एक्सटेंड दिस क्लास कंपोनेंट इनटू अनदर थर्ड क्लास, है ना? तो रूल वही चलेगा, ठीक है? जैसे लोग यहाँ पे ले रहे हैं, इसी चीज को हम फिर से यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहते हैं। बस नाम क्या आ जाएगा हमारे पास? चाइल्ड क्लास का नाम हो जाएगा लेट्स से सी, और इसको हम लोग दे रहे हैं कि क्लास बी के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करोगे। ठीक है, तो ये बन गया। अब क्लास सी के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं? तो लेट्स से कि हम यहाँ पे भी एक पब्लिक टाइप का ले लेते हैं। ओके, पब्लिक, inside it I'll take another variable int c and void show c, ठीक है, फंक्शन। पर सेम काम को रिपीट नहीं करके हम लोग क्या करें, इस बार हम लोग सम ले लेते हैं, ठीक है? शो सी के अंदर में सम ले लेते हैं, दैट इज अनदर वेरिएबल वुड बी हियर इन सम will be equal to, sorry, c will be equal to a plus b, right? तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव ओवर हियर इज दैट, पहले ए से देख लेते हैं। तो ए तो पेरेंट क्लास है, उसका किसी के साथ अब तक कोई रिलेशनशिप यहाँ नहीं एग्जिस्ट करा, तो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो सारे के सारे वेरिएबल फंक्शन जो भी बना हुआ है वो अपने आप में यहाँ पे सफिशिएंट है। लेकिन जब बात आती है क्लास बी की, क्लास बी के अंदर तो वेरिएबल है ही, फंक्शन भी है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्लास ए। बट क्योंकि क्लास बी मेरा यहाँ पे ए को ए क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है, so at that moment all the properties of class A will also be visible on or inside the class B, and same thing will happen इन क्लास सी, जहाँ पे क्लास सी के अपने प्रॉपर्टीज तो रहेंगे ही, साथ ही साथ उसके अंदर क्लास बी के प्रॉपर्टीज भी रहेंगे। एंड क्योंकि बी के पास ए के भी प्रॉपर्टीज है, तो सी विल ऑल्सो हैव इनडायरेक्ट एक्सेस टू क्लास ए प्रॉपर्टी। इनडायरेक्ट एक्सेस है, सी डायरेक्टली ए को इनहेरिट नहीं कर पा रहा है, वो वाया विथ द हेल्प ऑफ एन इंटरमीडिएट क्लास दैट इज क्लास बी वो इनहेरिट कर पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमें कैलकुलेट तो कर लिया, हमको प्रिंट कराना है, तो सी आउट करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग सीम्स फाइन। नाउ अदर तुम्हारा एक हेल्प चाहिए हमको। आप बताओ कि अब हम लोग यहाँ पे क्योंकि 3 क्लास हो गया है, तो मेन मेथड में हम लोग को क्या करना चाहिए, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए और वहां से कैसे आगे बढ़ना चाहिए कि हमको तीनों क्लास के कंपोनेंट्स दिखाई देने लगे। सर क्लास सी का ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो बी और ए बी इनहेरिट कर रहा है। ओके, ठीक है, तो विल क्रिएट, यहाँ पे अंदर ही हैंडल डाल देते हैं।
class name is C, sorry, class name is C, obj, right? So we'll have obj dot a equals 10 semicolon, obj dot c equals 20 semicolon, obj सी के लिए क्या चाहिए ना, सी के लिए तो कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे ए और बी का वैल्यू को कर ही रहा है। और हम फिलहाल अभी क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे ओबीजे डॉट क्या था फंक्शन का नाम, शो सी फंक्शन, ठीक है। ए और बी का भी फंक्शन को देख सकते हैं, बट शो सी फंक्शन को अभी लोग रन करके देखना चाह रहे हैं कि इनहेरिटेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एवरीथिंग सीम्स फाइन, लेट्स ट्राई टू रन दिस। एरर आ गया है, ओके। क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, इस इंट मेन को यहाँ से उठाकर हम लोग नीचे डाल देते हैं और फिर रन करके देखते हैं, ठीक है। तो परहैप्स ये तो एक मिस्टेक तो नहीं बोलेंगे, बट एक आदत सा मेरा बन के रह गया पर्सनली के, क्योंकि जावा में कोड करते हैं तो जावा में आप इंट ऊपर लिखो या नीचे लिखो, ऑल द थिंग्स आर सेम। जावा इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट करता है। लेकिन सी प्लस प्लस में ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि क्लासेस के बाद ही हमारा मेन मेथड जो है वो आएगा। परहैप्स लास्ट क्लास कल भी हमें कोई मिस्टेक दिखाई दिया था और आज भी हुआ, तो इट्स काइंड ऑफ एन हैबिट फ्रॉम माय साइड, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। तो मेन मेथड हम क्या जब लिखे रन कर रहे हैं तो हमको आउटपुट सही से दे रहा है। Perhaps the concept of multi-level inheritance is also visible in this program. अगर कोई डाउट, कुछ सवाल पूछना चाहते हो, कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हो? नो सर। ओके, कैन यू थिंक ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया कि तीन क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। टेक 1 minute ऑफ टाइम, ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम का स्टेटमेंट हमको बताओ जिसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तभी हम कर पाएंगे। हमको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम या मैथमेटिकल प्रॉब्लम जैसा हम लोग लेते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट का या 5 मार्क्स का सब्जेक्ट ऐड करके टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, या कोई ऐसा प्रॉब्लम जो हम लोग एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं, वैसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओ जिसमें हम लोग को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज दिखाई दे, ठीक है। टेक 1 minute ऑफ टाइम एंड देन अगर फ्रेम हो जाए क्वेश्चन तो बताइए, कोशिश करते हैं उसको, अगर क्वेश्चन सही से रहा तो हम उसको फ्रेम करके भी रन करेंगे। डोंट नो सर। सॉरी, डोंट नो सर। ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। नो हमें सर। जितना लूप वाला प्रोग्राम पहले किए हैं उसमें से कुछ सोचा जाए, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ये बोल रहा है, ओके, ऋषा हैज आल्सो जॉइन। गुड इवनिंग ऋषा, हाउ आर यू? चलो,
हम लोग इनहेरिटेंस कर रहे हैं ऋषा, कल से हम लोग इनहेरिटेंस देख रहे थे। कल सिंगल इनहेरिटेंस कंप्लीट कर पाए थे, आज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्लासेस हम लोग बना करके देखी है। अब एक रियल वर्ल्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में डाल पाए। ओके, हियर मी आउट क्लियरली। हो सकता है हम भी जो बोल रहे हो, एक सेकेंड, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू प्रेजेंट माई स्क्रीन राइट नाउ, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम अपने पहले क्लास में लेट्स से एक स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम और 3 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करा रहे होंगे, या फिर हम पहले क्लास में सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर और नाम इनपुट करवा रहे हैं। दूसरे क्लास के अंदर हम क्या करें, उसी स्टूडेंट का मार्क्स 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट का इनपुट करवा रहे हैं, और तीसरे क्लास में उसी स्टूडेंट का जिसका नाम रोल नंबर पहले क्लास में था, जिसका 3 या 5 सब्जेक्ट का मार्क्स दूसरे क्लास में था, उन सबको फेच करके तीसरे क्लास के अंदर उसका टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स सब कैलकुलेट करके तीसरे ही क्लास में हम आउटपुट में डिस्प्ले करवा रहे हैं पूरा डिटेल, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट जिनका मार्क्स, और टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। पॉसिबल है आदर्श? यस सर। ठीक है, ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, बन पाएगा। ठीक है, इसको हम होमवर्क में दे दें या हम बना दें अभी? सर एक बार खुद से ट्राई करते, नहीं होगा तो सर। हाँ, वी वांट ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे क्या? हाँ सर, कर दीजिए। ओके, ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वी हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पे पहले क्लास में हम लोग एक स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर से इनपुट करवा रहे हैं, सेकेंड क्लास में उसी स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करवा रहे हैं, और थर्ड क्लास के अंदर उसी स्टूडेंट का तीनों मार्क्स को लेकर के हम टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं। ऑल्सो लास्ट में उसी क्लास के अंदर हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं पूरा डिटेल स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। क्लियर है? ये है रिलेशनशिप। तो रेफरेंस के लिए ये जो प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं, दिस इज गोइंग टू बी सफिशिएंट एनफ, ये आपको डिस्क्राइब करेगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा, मल्टीपल इनहेरिटेंस देखते हैं। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जस्ट बोलो।
हेलो ऋषा, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हैव लॉस्ट कनेक्शन फ्रॉम माय मोबाइल। नेवर माइंड। ओके, तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या होगा हमारे पास, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगा, सॉरी, देयर आर गोइंग टू बी क्या नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ठीक है, हाँ, जहाँ पे एक क्लासेस को इनहेरिट करेगा एक टाइम पे। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, can say that a child class would be there and it would be having a mother class and a father। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग कैसे ले सकते हैं, हाँ, पुट डाउन करने का कोशिश करते हैं, है ना। Okay, I'm having some trouble with my internet, but still I'll continue. uh, Fine। तो यहाँ पे एक क्लास हमारा बन गया है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक और क्लास बना लेंगे। ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। These two classes are going to be independent of each other। क्लास ए एक क्लास है, क्लास बी एक सेपरेट एंटिटी है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सो ए के प्रॉपर्टीज को बी एक्सेस नहीं कर पाएगा, बी के प्रॉपर्टीज को ए एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओनली सी, सी में हम लोग को ये चीज दिखाना है। ठीक है ना, सी में हम लोग को ये चीज दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी हाउ डू वी राइट, कोलोन पब्लिक बी, है ना, comma, again give the access specifier public, and then you can write the class name A, right। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं, होप सो रन करना चाहिए। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं तुरंत से। सी, perhaps the same program in a different perspective is behaving in the same manner। ठीक है, हम बहुत कट शॉर्ट कर दी, यहाँ पे शॉर्टकट में निपटा दिए, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हुआ क्या।
सी देयर आर 3 क्लासेस वंस अगेन, मल्टी लेवल में भी था, मल्टीपल में भी था, तो इन दोनों टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के लिए वी रिक्वायर मिनिमम ऑफ 3 क्लासेस। द ओनली डिफरेंस इज दैट मल्टी लेवल में हमारे पास एक चेन सिस्टम बना हुआ था, फर्स्ट क्लास को डिराइव कर रहा था सेकेंड क्लास, एंड सेकेंड क्लास को फिर अगेन डिराइव कर रहा था थर्ड क्लास। बट यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या हो रहा है, देयर आर 2 क्लासेस A and B which are not related to each other, but they are connected to a third class independently. क्लास बी को नहीं पता कि ए भी अटैच्ड है सी के साथ, क्लास ए को नहीं पता कि बी भी अटैच्ड है सी के साथ, एंड ए और बी को आपस में कोई लेना देना भी नहीं है, दे आर नॉट इन अ शेयरेबल मोड, so there are 2 different separate classes, both are being inherited by a class C or a third class, और वो दोनों ही पेरेंट क्लास को इक्वली लेकर के उनसे डेटा एक्सेस करके अभी जो काम परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर रहा है। Adarsh, Shrisha, is it clear till this point? सर मुझे प्रीवियस देखना होगा, वो समझ नहीं आ रहा है। आदर्श, आपको कोई डाउट है? आदर्श? No doubt, sir. Okay. Risha, go through the previous class lecture और आज का भी आप एक बार रिवाइज करके देख लेना। अगर कोई डाउट रहा तो नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं गए, बिकॉज हम लोग अभी सिर्फ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर पे ही काम कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड किए एक्सेस स्पेसिफायर से काम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? ओके सर। हाँ, सो हम क्या किया आपके सिंपल सा प्रॉब्लम को लेकर के उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। अब यहाँ से हम लोग को और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाना है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे कंस्ट्रक्टर, जो कि सी प्रोग्रामिंग में पहले नहीं था लेकिन C++ में ये है। क्या है ये कंस्ट्रक्टर, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, और इसको बीच में इनहेरिटेंस के बीच में क्यों लेकर के आ रहे हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्टर जो है क्लास का ही एक एक्सटेंशन बोल सकते हैं, या एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो कि किसी क्लास के अंदर आता है, और उस फंक्शन को हम लोग जैसे मैन्युअली कॉल करते थे अब तक एक फंक्शन को। इफ यू कुड सी दिस लाइन obj.show फंक्शन, शो सी, है ना, तो यहाँ पे क्या हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बट कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट कैन नॉट बी कॉल्ड बाय द यूजर। ठीक है ना, उसको यूजर कॉल नहीं कर सकता, दैट हैज टू बी ऑटोमेटिकली इंस्टेंशिएटेड फ्रॉम विद इन द प्रोग्राम। जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं तभी अगर मेरे में कोई कंस्ट्रक्टर रहता है तो वो इंस्टेंशिएट हो जाना चाहिए, और अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट होता है। उसका अपना ही इम्पोर्टेंस है कंस्ट्रक्टर का, मोस्ट लाइकली हम नेक्स्ट क्लास में उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको भी इंटीग्रेट करेंगे अपनी क्लासेस के साथ। एक और कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है, दैट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग समझे हैं, यहाँ एक ही क्लास के अंदर एक ही टाइप के फंक्शन को रिपीटेटिवली यूज किया जा सके। फॉर एग्जांपल, लेट्स से फंक्शन इज नेम्ड एज void show फंक्शन। अब इसी शो फंक्शन के नाम से हम फिर एक और फंक्शन क्रिएट कर लें, void show पहले बना था फिर बना दिए void show।
लेकिन पहला वाला विदाउट एनी पैरामीटर्स था, दूसरा वाला विद पैरामीटर। तो इस तरह से अगर हम फंक्शन का नाम सेम रखते हैं विद इन द सेम क्लास और उसके पैरामीटर्स को अगर हम चेंज करते चले जाएं तो वो हम लोग क्या बन जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। एंड फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ही होता है कि एक ही क्लास के अंदर होना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड फंक्शन ओवरराइडिंग जो कॉन्सेप्ट है, दैट रिक्वायर्स द यूज ऑफ मल्टीपल क्लासेस। And since we have been using successfully from the previous classes the concept of multiple classes, हम लोग मल्टीपल क्लासेस अब यूज करना सीख गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये 3-4 जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा, जब आप एक एप्लीकेशन को डेवलप करोगे बेस्ड ऑन C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स, तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। And again you can see in the current program the flow of data, कि डेटा कहाँ से फ्लो कर रहा है। अभी तो हमें पब्लिक एक्सेस दिए हुए हैं तो वो कोई दिक्कत शो नहीं कर रहा है। कॉन्स्ट्रेंट्स विल बी एडेड जब हम लोग उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, नहीं तुम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर बन जाओ, तुम प्रोटेक्टेड बन जाओ, और फिर पब्लिक वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे किया जाए, प्राइवेट को कैसे एक्सेस किया जाए। These are the complications जहाँ पे हम लोग को पहुँचना है जहाँ तक, और वो हम लोग नेक्स्ट 2 क्लासेस में कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड फंक्शन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तब जा करके हमारा जो है इनहेरिटेंस कंप्लीट होगा। एंड फंक्शन ओवरलोडिंग जैसे हम लोग पढ़े हैं, वैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम कॉमनली इन एग्जाम्स में पूछा जाता है और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी पूछा जाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Again, a new feature which was not available in C has been introduced in Java and C++, जहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना सीखते हैं। क्या है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि एक ही ऑपरेटर को मल्टीपल टास्क के लिए लिया जा सके। क्या हम एक ऑपरेटर को, सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड, क्या एक ऑपरेटर को हम एज लेट्स से एडिशन ऑपरेटर, फिर अगेन उसी ऑपरेटर को हम किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड कि ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं जिनको ओवरलोड किया जा सकता है इन C++। इट्स नॉट दैट कि एवरी ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, बट मोस्ट लाइकली प्लस माइनस ऐसे कोई ऑपरेटर्स आते हैं, फंडामेंटल ऑपरेटर्स, जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए आप लोग के लिए टास्क इतना है कि गो एंड स्टडी अबाउट व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग और व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग, डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ठीक है। व्हाट आर द रूल्स फॉर क्रिएटिंग फंक्शन ओवरलोडिंग एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर क्रिएटिंग फंक्शन ओवरराइडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट को आप अगर अच्छे से कर लेते हो, इनहेरिटेंस को हम जो कंटिन्यू करें उसको कंप्लीट करने के बाद इन दोनों पे हम डिफरेंसेस क्लियरली देख पाएंगे, ठीक है। ऋषा, आदर्श, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? कोई ऐसा टॉपिक जो छूट गया? नो सर। नो सर। ठीक है। ऋषा, काइंडली गो थ्रू द लास्ट 2 लेक्चर्स वीडियो, इफ एनी डाउट परसिस्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेटली उसको क्लियर करेंगे, बिकॉज इसको नहीं सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे तो कोई मीनिंग होगा नहीं, आपकी जगह तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे रुक रहे हैं आज हम लोग, नेक्स्ट क्लास में इनहेरिटेंस का जो नया कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।